नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, इस पॉडकास्ट का एकमात्र उद्देश्य है अपने ग्रामीण परिवेश के जो भी होनहार विद्यार्थी हैं उनके संघर्ष की जो दास्तान है इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसी कड़ी का आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने 2 एपिसोड किए हैं। दोनों हमारे परम मित्र थे, कांस्टेबल। आपने देखा होगा उनकी संघर्ष भरी दास्तान आपने सुनी होगी। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से हम हूबहू अपने जो साथी है, सहपाठी है, उनके संघर्ष की कहानी तो आपको नहीं दिखा सकते, परंतु आप महसूस कर सकते हैं। और इन वीडियो के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। इसी कड़ी के साथ आज हमारे मेहमान हैं विशाल जी टेलर। राम राम विशाल जी। राम राम सर। विशाल जी एक छोटे से गांव से निकलकर 12th के बाद इनके जीवन में भी भटकाव आया। मतलब बीएससी के लिए इन्होंने अप्लाई करा, बीएससी बीएड के लिए। उसके बाद किसी की सलाह पर इन्होंने डीएमएलटी का भी विचार अपने दिमाग में बिठाया और इन्होंने आरपीएमसी से डीएमएलटी का भी इन्होंने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया। उसी दरमियान इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको डीएमएलटी का जरा भी इनको ये नहीं रहा कि मैंने डीएमएलटी का फॉर्म फिल किया है, और बीएससी बीएड का इनके रिजल्ट आ गया तो ये बीएससी बीएड करने लग गए। आज इस वीडियो के माध्यम से विशाल जी की जो संघर्ष भरी कहानी है, जीरो से लेकर लैब टेक्नीशियन बनने तक का इनका जो सफ़र है वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विशाल जी कोई होनहार विद्यार्थी नहीं थे। ये भी आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट रहे अपने मतलब स्कूल स्तर पर, और उसके बाद में इन्होंने कॉलेज करी। हर जगह मतलब ये एक एवरेज स्टूडेंट थे। मतलब उसके बाद इन्होंने मतलब ये डीएमएलटी का जो सफ़र तय किया उसकी पूरी झलक इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। तो आज के हमारे मेहमान हैं विशाल जी टेलर। नमस्कार। नमस्ते सर। विशाल जी, आपका परिचय बताइए। मतलब सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विशाल टेलर है और पिताजी का नाम श्रीमान रूपनारायण जी टेलर है। वह वरिष्ठ अध्यापक हैं सांदोलिया स्कूल के में, और मैं मांडिया और खुर्द डसूक के पास छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी माताजी गृहिणी हैं। अच्छा, पिताजी आपके मतलब टीचर है? छोटी सी एक छोटी बहन है मेरे। अच्छा। और पिताजी वरिष्ठ अध्यापक हैं। विशाल जी, वर्तमान में आपकी एज क्या है? मेरी सर 24 एज है सर। 24 आपकी एज है। मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, आपका ये कौन सा प्रयास था? सर ये मेरा पहला ही प्रयास था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया सर मैंने। अच्छा, पहली वैकेंसी में आपका मतलब? पहली वैकेंसी में ही जनरल फाइट की सर मैंने। आपके 12th में परसेंटेज कितने थे? सर मेरे 68.67% थे सर। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट ही था सर। विशाल जी, एक बार आपकी जो शिक्षा दीक्षा है बचपन से लेकर अब तक का जो आपका शिक्षा का जो सफ़र रहा है, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप जीरो से लेकर, शुरुआत से लेकर अब तक का जो आपका सफ़र है। सर मेरे पिताजी अध्यापक है, तो आप ऐसे मत सोचना कि सर मैं उन्होंने प्राइवेट में पढ़ाया है। मुझे पहली से लेकर 8वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। और फिर 9th 10th मैंने नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अराई से पास आउट किए। अच्छा। और 11th 12th मैंने खंडेलवाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोबनेर से पास आउट किए। अच्छा। और 10th में मेरे 61.67% है सर। और 12th में मेरे 68% है सर। और बायो विद बायो के साथ किए सर मैंने। अच्छा, साइंस बायो। मतलब आप फर्स्ट डिवीजन पास तो हुए थे? मतलब जी एवरेज थे? मतलब एवरेज था सर। विशाल जी, एक बार आप बताइए, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप जुड़े हुए हैं, मतलब? जी सर। आपका बचपन गांव में बीता है? हाँ सर। शायद आपने पहले से लेकर 8वीं क्लास तक गांव में अध्ययन किया है? जी जी सर। उसके बाद शायद आप अराई आए होंगे? हाँ, पिताजी की पोस्टिंग की वजह से। पोस्टिंग की वजह से सर। विशाल जी, मुझे ये बताइए एक बार, आप आजकल जो अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो अपने भाई लोग जो आज तैयारी कर रहे हैं बाहर, उनके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है।
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परेशानी है। जी। माँ बाप बेचारे खेती- कैसे न क्या करके मतलब अपने बच्चों को, अपने होनहार को हम्म, शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। वो भी एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी नौकरी लगे। विशाल जी, आपके पिताजी टीचर थे, जी सर। तो सबका ये मानना होगा कि विशाल जी के पिताजी तो टीचर है, तो इनके जीवन में शायद ही कोई संघर्ष होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपका सफ़र है, जी। सबसे पहले सफ़र के बारे में बताइए कि आपको किसने मोटिवेट किया। फर्स्ट से लेकर आप 8 तक गांव में थे, जी। उसके बाद आप अरे आए, तो वहाँ शायद थोड़ा शहरी माहौल आपको मिला होगा। हम्म, जाहिर सी बात है कि गांव से निकलकर आप शहर में आते हो तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आपका लाइफस्टाइल जो भी है वो चेंज हो जाता है। जी सर। तो आपके पिताजी का ये सपना था 12th के बाद में, या फिर आपका खुद का पर्सनल था, या फिर कोई आपका अलग कोई मोटिवेटर था, मतलब सर लैब टेक्नीशियन के लिए? 12th तक तो सर एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो तब तक ऐसा कोई माहौल नहीं बना कि भाई 12th बाद करना क्या है, भविष्य में क्या करना है। सही बात। सब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई वैकेंसी की तैयारी करने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 12th बाद मेरे पिताजी को ये सलाह दी कि DMLT कोर्स के लिए। और विजेंद्र जी शर्मा हैं, रेडियोग्राफर हैं, JLN मेडिकल कॉलेज में हैं। और श्रीमान सलीम जी मंसूरी हैं, वो एड्स काउंसलर हैं YN हॉस्पिटल में। अच्छा। वो दोनों अजीज़ मित्र हैं मेरे पिताजी के। उन्होंने मेरे पिताजी को सलाह दी, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ PSC मनोहरपुरा में। लेकिन विशाल जी, आपने तो BSc BEd का भी फॉर्म अप्लाई किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए एक बार। वो सर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी सर 12th के रिजल्ट आने के बाद। हुआ ऐसे कि पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने BSc BEd का भी अप्लाई कर दिया फॉर्म, और DMLT का भी अप्लाई कर दिया। तो ऐसा है कि DMLT की जो भी काउंसलिंग हुई ना, उसकी सूचना हमारे पास नहीं आई सर। और BSc BEd का रिज़ल्ट आ गया, उसका मैं एग्ज़ाम दे के आया था। तो पापा ने ऐसे सोचा कि भाई रिज़ल्ट आ गया तो पहले इसमें एडमिशन लेने में फ़ायदा है, क्यों ना सर समय क्यों ख़राब किया जाए। सही बात। फिर सर उसमें एडमिशन दिला दिया, और 4 महीने 5 महीने मैंने वो कोर्स किया BSc BEd का। ये सर जयपुर के पास है। केशव विद्यापीठ करके केशव विद्यापीठ कोई सर कॉलेज है, अग्रसेन RSS की कॉलेज है सर। अच्छा। अच्छी कॉलेज है, वहाँ से किया मैंने। और फिर 5 महीने बाद पिताजी के कॉल आया, ये ब्यावर के अंदर एक SMS पैरामेडिकल कॉलेज है, जिन्होंने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से फ़िलहाल में मान्यताएं प्राप्त की थी, तो उनकी सारी सीटें खाली थी। तो उन्होंने पिताजी को कॉल किया कि सर आपके बच्चे के 68.67 परसेंटेज है, सर आपने काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई। अच्छा, उन्होंने मतलब चेक कर लिया होगा लिस्ट के अंदर? सर लिस्ट के अंदर चेक की, उसकी तो सर सारी सीटें खाली थी ना कॉलेज सही में। बात तो है, वो ये कॉलेज चाहेगा में। कि भाई ये बच्चा काउंसलिंग करवा के मेरे यहाँ कॉलेज एडमिशन में- ले, मेरे सही यहाँ बात है। एडमिशन ले सके। सही बात। तो उसने मेरे पिताजी को सलाह दी कि सर ये इतने तारीख को रेडिएशन टेक्नोलॉजी की काउंसलिंग है, और इसके अगले दिन DMLT की काउंसलिंग है, लैब टेक्नीशियन की काउंसलिंग है। तो सर मैंने दोनों में फॉर्म भर रखा था, DMLT और DRT दोनों में फॉर्म भर रखा था। अच्छा, डिप्लोमा ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला ना? हाँ, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जो एक्सरे टेक्नीशियन जिसको सही कहते बात हैं है। सर, अच्छा, वो वाला सर। वो भी कर रखा था फिलहाल जी आपने? सर, जी। उस टाइम के ऑफलाइन थे क्या फॉर्म वगैरह? जी सर, ऑफलाइन था सर उस टाइम। क्या है सर, ये जो काउंसलिंग है ना, तो उन्होंने इतना ऑनलाइन वाला सिस्टम ऑन नहीं कर रखा था, सब ऑफलाइन वाला ही था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आजकल तो सारा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TV और जो भी है सर ऑनलाइन ही सब ऑनलाइन हो रहा है। है। ये बैठे बैठे ऑनलाइन। पहले तो सर भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा थी, सही बात है। और यूनिवर्सिटी भी थोड़ी वो है सर, दूर थी हमारे घर से। विशाल जी, आपने DMLT मतलब BSc बीच में छोड़कर 4-5 महीने आपने वहाँ पर BSc मतलब पढ़ाई करी, उसके बाद पिताजी के फ़ोन आया जी सर। और आपने DMLT का मतलब जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट जी, थी एडमिशन की, वो फुलफिल करी आपने? जी सर। और आपने DMLT ज्वाइन कर लिया? जी सर। कॉलेज कौन सा बताया आपने DMLT के लिए? सर यूनिवर्सिटी तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, और कॉलेज कृष्णा पैरामेडिकल कॉलेज जयपुर। जयपुर से? जी सर। वहाँ से आपने DMLT करी, कितने साल का होता है ये? सर ये 2 वर्षीय कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा अलग होता है। RUHS और RPMC, इन दोनों में शायद मेरे जहाँ तक मेरे ध्यान में है, जी। RUHS के अंदर तो शायद डिग्री वगैरह होती है। हाँ हाँ सर, डिग्री मिलती है आपको जी ना? सर, जी सर। और RPMC के अंदर डिप्लोमा मिलता है। जी सर। तो डिप्लोमा के अंदर DMLT हो गया, जी। DRT हो गया, हाँ। ये सारी चीज़ होती है। और शायद इसके अंदर ये BMLT वगैरह होती जी है जी जी सर। डिग्री के अंदर, ठीक है? हाँ हाँ। तो ये DML क्या नाम है, RUHS
और आरपीएमसी के अंदर शायद किस बेस पे होता है एडमिशन? सर आरपीएमसी में 12th के परसेंटेज बेस पे अपना सिलेक्शन होता है, अच्छा। मेरिट बनती है, फिर काउंसलिंग होती है सर। और आरयूएचएस जो है ना वो सर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छा। एग्जाम लेती है, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होती है। अच्छा, पहले एंट्रेंस एग्जाम लगता है जी, इसका जी, ना आरएचएस जी का सर, ना, जी सर। तो उसमें आपके 12th के बेस पे होता है 12th के आरपीएमसी के परसेंटेज अंदर। बेस पे है सर। अच्छा जी सर। विशाल जी, कितने साल में आपका ये जो डिप्लोमा था कंप्लीट हुआ था? सर 2 वर्ष में 2 वर्ष कंप्लीट हो में। गया था सर। उसके बाद में आपने मतलब ये कौन से सन की बात कर रहे हो आप? सर 2017 से तो मैंने 12th पास की, फिर 5 महीने सर वो बीएससी बीएड की, तो 2017 करीब करीब निकल गया था। निकल गया, सही बात है। 2018 में मैंने एडमिशन लिया और 2020 में कंप्लीट हो जाता, लेकिन सर कोविड की वजह से थोड़ा कोविड की लेट वजह हो से थोड़ा गया, लेट। तो 2021 में सर मेरा रजिस्ट्रेशन आया। आगे तो आपने रजिस्ट्रेशन आते ही मतलब कोई आपके दिमाग में ख्याल आया कि मतलब इस प्रकार से कि भाई मैं अपने रजिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं जॉब कर लूँ? थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपके रजिस्ट्रेशन आने के बाद में आपने मतलब फिर क्या किया? सर रजिस्ट्रेशन आने के बाद एक देवली के अंदर सर एक ब्लड बैंक है, अच्छा। वहाँ से मेरे ऑफ़र आया था। 25,000 रुपये सर पर मंथ देते मेरे को, रहने खाने की सुविधा वहीं मिलती। अच्छा। और वहाँ पे सर ब्लड बैंक इंचार्ज की पोस्ट पे वहाँ से कॉल आया था सर मेरे। अच्छा। 25,000 रुपये वो पर मंथ देते। और सबसे पहले पापा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को पैसों के लिए ये कोर्स नहीं करवाया, उन्होंने कहा कि अपने को राजकीय सेवा में जाना है। तो उन्होंने सलीम जी मंसूरी से सलाह ली, अच्छा। जो मेरे आइडियल हैं, और उन्होंने ये बताया कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकलती है और वहाँ से बोनस मिलता है, और वैकेंसी निकलने के अकॉर्डिंग ये बोनस उसमें परमानेंट वैकेंसी में काउंट होता है और राजकीय सेवा में फिर कार्यरत हो सकते हैं। अच्छा। तो सर फिर उन्होंने पीएससी नागोला ब्लॉक भिनाई के अंदर सर एक सीट खाली थी, वहाँ सर बीसीएमओ साहब सलीम जी मंसूरी जी के मिलने वाले थे, और वहाँ मेरा इंटरव्यू करवाया, वो भी साथ गए और मेरे पिताजी भी साथ गए थे, और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पीएससी मनोरपुरा में कार्यरत हूँ। नहीं, जहाँ तक मतलब मुझे पता है, जी सर। मेरे ध्यान में है, आप तो शायद नागोला पोस्टेड थे। जी सर। फिर नागोला से ये मनोरपुरा तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर उसमें थोड़ा ऐसा है कि 2021 के जून में मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया था, और 19 जुलाई को मेरी नागोला पोस्टिंग हो गई थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे नहीं थी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और सर रिश्तेदारों में भी माहौल बन गया कि भाई मैं जॉब लग मैंने गया। सुना मतलब गांव के अंदर आपके माहौल बन गया था कि यार विशाल सर जॉब लग गया सरकारी। गांव में सर ऐसा है कि इस फील्ड का थोड़ा अभाव है, तो उन्होंने सोचा कि भाई परमानेंट जॉब लग गया, तो उनको कौन समझाए सर कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हूँ। तो सर मैंने 5 मंथ वहाँ काम किया, और फिर सर वहाँ पे किसी परमानेंट लैब टेक्नीशियन की वहाँ पोस्टिंग हो गई। अच्छा। तो सर मुझे वहाँ से कार्यमुक्त कर दिया गया। सही बात। फिर सर मैं 6 मंथ घर पे बैठा रहा। अच्छा। नहीं, आप जब नागोला पोस्टेड थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया किसी रेगुलर बेसिस पे जो अपने टेक्नीशियन थे, उनके आने के बाद तो 6 महीने आपने घर पे स्पेंड किए। रिश्तेदारों में खूब वाहवाही हो गई थी जी। कि विशाल जॉब लग गया। और 6 महीने आपने घर पे बिताए, उस दौरान आपने कौन कौन सी कंडीशन मतलब फेस करी? मतलब सर कंडीशन तो ऐसा है कि घर वालों को तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, घर वालों की तरफ से तो फुल उनको सपोर्ट। पता था घर वालों को भाई ये सुविधा पे था? जी सर। लेकिन सर रिश्तेदारों और फिर पड़ोसियों और फिर दोस्तों के अंदर भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया कि थोड़ा इंसल्ट फील होती थी। तो फिर मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। फिर कोई दोस्त वगैरह पूछे कि भाई अभी तो तेरी पोस्टिंग हुई थी, 6 महीने में हट गया, ये ऐसी कौन सी नौकरी है जो 6 महीने में हट जाते हैं, 6 महीने में लग जाते हैं, ऐसी तो हमने कभी सुनी नहीं। और अगर टेंडर बेस पे भी आप लगे हो, प्लेसमेंट एजेंसी पे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा था मैं नागोला, तो कम से भी कम साल भर का होता है, तो आप तो 5 मंथ करके ही वहाँ से कार्यमुक्त कर दिए गए। ऐसी क्या कंडीशन हुई? ऐसी क्या कंडीशन? तो आप लगे भी हो या नहीं लगे हो, ऐसी तक मेरे पास बात आई थी। फिर 6 मंथ बाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्ट्रेट और CMHO अजमेर की तरफ से ये वैकेंसी निकली अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस UTB पे। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ सर PSC मनोरपुरा में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग गया था। अच्छा, मनोरपुरा लगने के बाद आज रेगुलर बेसिस पे लैब टेक्नीशियन है हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये कौन सी वैकेंसी थी, कौन से साल में आई थी, जिसका ये रिजल्ट आपका मतलब इस वर्ष में आया था? जी सर। और आप आज
बिल्कुल प्रमाणित तौर पर आप एक रेगुलर बेसिस पे लेग टेक्नीशियन है मतलब? सर 2022 के 16 जून की मेरी यहाँ पोस्टिंग है बीएससी मनोहरपुरा। तब तो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था यहाँ सर, यूटीबी पे। और सन 2022 के एंड में वैकेंसी आई थी सर, दिसंबर जनवरी में वैकेंसी आई। तो सर उसमें पद कम थे हमारे, और पद भी कम थे, और उस टाइम मेरा अनुभव भी काउंट नहीं हुआ था सर। सही बात है। फिर भी सर विदाउट उसके भी मेरा नंबर आ जाता आराम से। लेकिन सर पद कम होने के कारण और हमारी इसमें रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होने के कारण बच्चों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया स्वास्थ्य भवन के बाहर। तो फिर सर ये वैकेंसी रद्द हो गई थी। तो फिर सर सन 2023 के वापस जून जुलाई के अंतर्गत ये वैकेंसी वापस निकाली गई। और फिर सर मेरा ये मनोहरपुरा का 1 साल का अनुभव और नागोला का 6 मंथ का अनुभव दोनों काउंट हुए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे कोविड में मिला। सन 2021 में मैंने 6 मंथ नागोला में काम किया, तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कोविड के अंदर 15 बोनस अंक का प्रावधान रखा। उसी की बदौलत ये जो MNJY के अंतर्गत ये वैकेंसी निकलती है लैब टेक्नीशियन की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑल राजस्थान में सर 315वीं रैंक थी मेरी, और जनरल फाइट करके यहाँ PSC मनोहरपुरा में कार्यरत हूँ। विशाल जी, आपने आपकी जो जर्नी है जी सर वो शेयर करी जी। कैसे आपने मतलब गांव से निकल कर 8th तक आपने गांव में किया, उसके बाद 10th 12th आपने मतलब जॉब नेट से करी, 11th 12th। हाँ। उसके बाद आपने BSc B.Ed करा जी जी। 5 महीने गए आप। हाँ DMLT किया जी सर। डिप्लोमा भी आपका कंप्लीट हुआ, नागौड़ा आप लगे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया। जी सर। फिर आप मनोहरपुर आए, जी सर। यहाँ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रखा गया, संविदा पे जिसको बोलते हैं। गई। उसके बाद आप अभी रेगुलर हो। जी सर। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, इस सफ़र को आप किस प्रकार से देखते हो कि आपको ये किस प्रकार से प्रेरित करता है? सर मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं अपने पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर ये जो सफ़र है जितना आसान आप समझते हैं उतना है नहीं सर, है ना। 12th के बाद फिर मैंने BSc B.Ed की पापा के कहने पर, फिर वहाँ से त्यागपत्र देके फिर DMLT की। DMLT के अंदर भी सर फिर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और एवरेज स्टूडेंट भी रहा। और सर मेडिकल टर्मिनोलॉजी टोटल इंग्लिश में चलती है। सही बात है सर 3 मंथ तक मुझे समझ नहीं आया कि सर मैं कौन सी क्लास में कौन सा सर क्या कभी आया आपके दिमाग में मैं क्यों ना छोड़ दूँ इसको यार? हाँ सर। फिर दूसरों के कहने पर सर मैंने DMLT में तो एडमिशन तो ले लिया, लेकिन सर इंग्लिश टू इंग्लिश चलती थी सर। वहाँ पे जो भी प्रोफेसर हैं वो सब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे हिंदी में बात करें तो भी सर वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में ही आएगी। लेकिन विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, जी सर, कहीं का सपना होगा 12th के बाद में मतलब उनको भी सरकारी सेवा में जाने का मतलब जी सर, अवसर मिले। सब सोचते हैं कि मेरा भी सरकारी सेवा में चयन हो। तो कई विद्यार्थी मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट से रहते हैं, जी सर, 12th पास आउट होते हैं, तो उनका भी सपना होगा जी कि मुझे भी DMLT करनी है, BMLT करनी है, जी सर, या फिर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। जी सर। तो एक गाँव वाले बच्चों के लिए तो एक दुविधा भरी कहानी हो गई कि मतलब इंग्लिश, आमतौर पर गाँव के अंदर इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। जी सर। तो आप क्या सलाह देना चाहोगे गांव वाले बच्चों को, अपने जो साथी आज तैयारी कर रहे हैं, कि इतना कठिन है या फिर आसान है या फिर वो कर सकते हैं? जी सर। भाई जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती, मतलब इंग्लिश ठीक नहीं होती है आमतौर पर, वो भी कर सकते हैं क्या DMLT? सर बिल्कुल कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। एवरेज स्टूडेंट तो सर डॉक्टर भी बन जाता है, RAS भी बन जाता है, कलेक्ट्रेट भी बन जाता है। अपने परसेंटेज के आधार पर अपनी लाइफ का आकलन नहीं किया जाता सर। मार्क्स डजंट मैटर, वन सिंगल सीट ऑफ पेपर टेकन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। क्या बात है, बहुत खूब। विशाल जी, मैं जानना चाहूँगा, जो आज हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, जी सर, 12th के बाद सपना होता है ना जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 12th के बाद में जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट अपने साथी जो है, जी सर, वो 12th के बाद में कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं? कौन कौन से अवसर उनके लिए अभी खुले हुए हैं? सर एक तो मेरा वाला कोर्स है, DMLT हुआ, DRT हुआ, और कैथ लैब का हुआ, डेंटल टेक्नीशियन हुआ। ये तो सर डिप्लोमाज है। अच्छा। और सर नर्सिंग स्टाफ में भी है, BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, GNM भी कर सकते हैं। और सर क्वालिटेटिव स्टूडेंट हो
तो सर वो MBBS के लिए भी नीट क्वालिफाई भी कर सकते हैं सर। और सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार होता है। और सर आपका भी जो है मेडिकल वो D फार्मेसी और B फार्मेसी भी कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, 12th के बाद में ना? जी सर, 12th के बाद। विशाल जी, जी आपने तो आपका जो ये सफ़र है वो तय कर लिया। हाँ। और आज आप सरकारी सेवा में पदस्थापित है, जी सर। लैब टेक्नीशियन के तौर पर। जी। लेकिन जो आज हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं हम्म। या फिर जिन्होंने अभी 12th पास करी है, जी जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जी उनके लिए अवसर उनके लिए भी है। जी तो थोड़ा आप एग्ज़ाम मोड, जैसे DMLT हो गया, BMLT हो गया, DRT हो गया, उसके बाद BRT हो गया, जो भी है ये कोर्सेज और इनकी जो मेडिकल वाले जो कॉलेज वगैरह है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए आप एक बार। सर 12th के बाद सर इसमें बायो के अंतर्गत 2 यूनिवर्सिटी होती है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगता है CBT, तो अपने 12th के क्वेश्चन ही आते हैं उसके अंतर्गत। और अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम होता होगा? जी सर, एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो बैचलर कोर्स करवाते हैं, BMLT, BRT, BOT। सर डिग्री वगैरह होती है इसके अंदर ना? डिग्री होती है सर, एज ए ग्रेजुएशन हो गई सर वो। सही बात है। और उसमें सर ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही अलॉट होते हैं। अच्छा। और ऑल राजस्थान में सर 28 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही हैं। और सर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत सर प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट होते हैं। शायद इसमें तो अपने 12th की बेस के परसेंटेज जो उस पर होगा? जी सर 12th के परसेंटेज बेस पे ही मेरिट होती है और इसी के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग होती है। और प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हैं प्रतिशत के आधार पर। अच्छा। और सर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में DMLT फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फीस सर 35,000 होती है सर दोनों की। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,000 अलग से देना पड़ता है लास्ट। मतलब 17,000 रुपये, मतलब 2 साल के हो गए डिग्री के ना? सर मेरे समय में 35,000 रुपये थे सर, लेकिन सर कोविड फर्स्ट ईयर के? जी सर। और सेकेंड ईयर के 40,000 रुपये थे। 5,000 रुपये उन्होंने रजिस्ट्रेशन के शुल्क लिया सर, और 5,000 रुपये का DD बनता है रजिस्ट्रार राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से। अच्छा। तो अभी वर्तमान में सर थोड़ी सी फीस बढ़ गई है कोविड को देखते हुए। अच्छा। अभी सर 50,000 तो DMLT की फर्स्ट ईयर की फीस है और 55,000 सेकेंड ईयर की फीस है सर। अच्छा। विशाल जी ने बताया कि 12th के बाद में आपके सामने बहुत सारे अवसर होते हैं। जैसे ही आप 12th पास करते हो, साइंस बैकग्राउंड से आप हो, तो 2 ब्रांचेज होती है, एक तो होता है RUHS और एक होती है RPMC। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और RPMC होती है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो है वो करवाती है डिप्लोमा, जिसके अंदर DMLT हो गई, DRT हो गई, कैथ लैब हो गई, ये सारे डिप्लोमा RPMC करवाती है। उसी के साथ RUHS करवाती है डिग्रियाँ, जैसे BMLT हो गई, BRT हो गई, ये सारी डिग्रियाँ RUHS करवाती है। जी सर। और इसका CBT मोड पे शायद एग्जाम होता है। जी सर, आपने बताया जी। और साथ ही RPMC के अंदर आपके 12th की जो परसेंटेज है उस बेस पे आपका नंबर आता है, काउंसलिंग होती है। तो ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो भी हमारे साथी छोटे भाई जो आज तैयारी कर रहे हैं, 12th जो पास आउट हो चुके हैं, भटकाव नहीं लाना अपने जीवन में। 12th पास आउट आप हो चुके हो और साइंस आपका बैकग्राउंड है, तो आप विशेष तौर से ये डिग्री डिप्लोमा जरूर कर लीजिए आप, ताकि भविष्य में आपके सरकारी सेवा में जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विशाल जी, अंत में आप अपने जो आज साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, और उनके जो भी माता पिता हैं उनको भी अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए। और सर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की मुझे लाइन याद आ रही है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत खूब। साथियों, आज का हमारा ये जो इंटरव्यू है, हमारे मेहमान आज के विशाल जी टेलर, इनके साथ हमने आज का ये इंटरव्यू शूट किया। आप सबसे गुजारिश है, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अक्सर अपने जीवन में जो भटकाव का जो दौर आता है वो शुरू होता है 12th के बाद। तो हमें भटकाव नहीं लाना है। क्या पता इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। 12th के बाद अमूमन विद्यार्थी भटक जाते हैं और वो सेलेक्ट नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। अल्टीमेटली वो सोच नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो का ये भी पर्पज़ है कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, विशाल जी एक
एन एवरेज स्टूडेंट थे, उसके बावजूद इन्होंने मतलब सफलता की बदौलत ये जो संघर्ष में इनकी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करी और इन्होंने अचीवमेंट किया। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर आज ये पदस्थापित है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है, अपने आप पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। साथ ही साथ ये वीडियो अगर माता पिता देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, अपने लाडलों पर विश्वास रखें। पड़ोसियों की बातों में आकर अपने होनहार का जो भविष्य है उसको दुविधा में न डालें। उनको प्रेरित करें, मोटिवेट करें कदम कदम पर। एकमात्र शख्स आप ही है जो उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है, आजकल के इस डिप्रेशन के दौर में अगर उनको कोई बाहर निकाल सकता है तो एकमात्र शख्स आप है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को मोड़ दे।